Hello and welcome dear students to Mathsville channel. I am M.K. Srivastava. You are watching a part of Basic to Maths. लास्ट पार्ट में हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में देखा। हम लोगों ने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन स्लैश बी, पी ए स्लैश बी को हम पढ़ते हैं कि घटना A की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी हो। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि पी ए स्लैश बी को हम क्या पढ़ते हैं, घटना ए की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी हो, और इसे हम पी ए स्लैश बी ऐसे भी दिखाते हैं, या इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिखते हैं पी ए बी, ऐसे भी इसको डिनोट किया जाता है। तो ये तीनों नोटेशन एक ही हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता का गुणन प्रमेय या मिश्र प्रायिकता प्रमेय। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग लास्ट पार्ट के दिए गए 2 होमवर्क क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके बाद फिर अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। होमवर्क डिस्कशन का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं कि पी ए इज ग्रेटर देन 0 तथा पी बी इज नॉट इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का होल बार लगा है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब चूंकि यहाँ पर दिया है कि ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 1। अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर हम पहले यहाँ से देखते हैं कि हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का होल बार। इस होल बार का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, दोनों पर बार लग जाएगा। और इसका मतलब हुआ कि जब इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं तो इसकी जगह हम ये पुटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लगाते हैं डिमॉर्गन्स रूल। डिमॉर्गन्स रूल कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार को हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का होल बार लिख सकते हैं, और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार ऐसे ही पड़ा रहेगा। फिर देखिए इस होल बार को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर हम ये समझें कि हम ये जानते हैं कि पी ई, अगर ई कोई घटना है तो ई पर बार लगा है तो इसकी वैल्यू 1 माइनस पी ई हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर होल बार लगा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हो जाएगा, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार पड़ा रहेगा। अब इसी ए यूनियन बी को हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी और ए प्लस बी का एक ही मतलब होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। तो इसमें से हम देखते हैं कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसको बड़े इत्मीनान से आप देखिए तो पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं होमवर्क डिस्कशन का दूसरा क्वेश्चन। होमवर्क डिस्कशन का दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि दो घटनाएं ए तथा बी इस प्रकार हैं कि पी ए इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल टू 1/4, तब निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी अपॉन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 3/4,
दूसरा कथन है कि घटनाएं ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। और तीसरा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल टू 1। तो अब ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन कौन सा कथन सत्य है। ए दिया है केवल फर्स्ट सत्य है, बी दिया है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सत्य हैं, सी दिया है फर्स्ट और थर्ड ये दोनों सत्य हैं, और डी दिया है कि सेकंड और थर्ड दोनों कथन सत्य हैं। तो हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के बारे में जानकारी लेनी होगी और चेक करके हमें बताना होगा कि कौन सा कथन सत्य है। अगर हमने इसको क्लियर कर लिया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से असत्य हैं, तो इसके ऑप्शन के बारे में हम बता सकते हैं। तो हम देखते हैं पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए स्लैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल टू 3/4। पहले हम फर्स्ट कथन को देखते हैं। फर्स्ट कथन के लिए दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अपॉन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। इसकी वैल्यू अगर 3/4 आ जाती है तो ये सही होगा। ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलता है इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी। चूँकि इसका कॉम्प्लीमेंट है तो इसकी जगह हम 1 माइनस पूरा इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी की वैल्यू 1/4 है। 1/4 यहाँ पुटअप कर देंगे तो ये हमें मिलेगा 3/4। तो हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए स्लैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी की वैल्यू 3/4 आ गई, और इस ऑप्शन में भी यही दिया है कि इसकी वैल्यू 3/4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कथन सत्य है। तो ये कथन तो हमारा सत्य हो गया। अब हम इस दूसरे कथन पर डिस्कस करते हैं कि क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो कह रहे हैं घटनाएं ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। घटनाएं ए और बी अगर अपवर्जी घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम निकालने का प्रयास करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर उसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो जाएंगी, अदरवाइज ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं होंगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारा फर्स्ट पार्ट सही है। इस सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। कह रहे हैं कि घटनाएं ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि हमें दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए की वैल्यू 1/2 दिया है, और इसमें हम देखें कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उस फॉर्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा जिसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है। इसलिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी का फॉर्मूला न यूज़ करके हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए की वैल्यू 1/2 इसमें दे रखा है, इसकी जगह हम इसका फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी वैल्यू 1/2। हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे 1/4 और उसको हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 1/2 इंटू 1/4। तो ये हमें मिल गया 1/8। हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू 1/8 है, जो कि 0 नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 नहीं है तो ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं होंगी। जबकि यहाँ पर दिया है कि घटनाएं ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो ये कथन असत्य हो गया। अब हम इस थर्ड कथन पर डिस्कस करते हैं। हम इस पर डिस्कस जब कर लेंगे तो हम ये बता सकते हैं क्लियरली
कि ए बी सी में से कौन सा कथन सत्य होगा। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि हमें मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/8 है। इस थर्ड पार्ट पर हम आते हैं। थर्ड पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसकी वैल्यू हम पुटअप करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी की वैल्यू है 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसकी जगह इसका फॉर्मूला पुटअप करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब इसको देखिए, हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1/4 प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से अगर हम देखें तो ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। सेट बी का कॉम्प्लीमेंट ये होगा और ए पूरा ये होगा, तो ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो ये पार्ट होगा और इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इस पूरे में से इस पार्ट को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मिल जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि पुनः प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इक्वल टू 1/4, इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी इक्वल टू 1/4 और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/8, इसको राइट साइड में ले लेंगे पी बी और इस 1/4 को लेफ्ट साइड में कर देते हैं तो 1/4। तो यहाँ से हमें पी बी की जो वैल्यू मिलेगी वो 1/2 मिल जाएगी। तो अगर पी बी की वैल्यू 1/2 हो गई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा, 1 माइनस 1/2, इसकी वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुटअप कर देंगे फर्स्ट में, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से इक्वल टू 1/4 प्लस पी ए की वैल्यू क्या है 1/4 माइनस इसकी वैल्यू 1/8 होल अपान इसकी वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/4 प्लस इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/8 और होल अपान 1/2, तो ये देगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/4, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/2। तो हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो यहाँ पर हमें लिखा था ये इसकी वैल्यू 1 दिया है और इसी की वैल्यू यहाँ पर हमें 1/2 मिला, तो इसका मतलब हुआ कि ये पार्ट भी गलत हो गया, यानी कि केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है, केवल फर्स्ट कथन सत्य है। तो आप इसमें देखिए ए लिखा है केवल फर्स्ट, ये एक कथन सत्य है तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें देखिए फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकंड भी दिया है, इसमें फर्स्ट कथन तो सत्य है लेकिन थर्ड भी साथ में दे रखा है, इसलिए इस ऑप्शन को भी हम नहीं ले सकते हैं। इस डी को देखिए तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड दोनों सत्य दिया है जबकि केवल फर्स्ट सत्य है, इसलिए यह ऑप्शन भी हमारा गलत होगा, तो इसलिए केवल ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होमवर्क डिस्कशन के बाद हम अपने मेन टॉपिक मिश्र प्रायिकता प्रमेय या प्रायिकता के गुणन प्रमेय पर आते हैं। प्रायिकता का गुणन प्रमेय कहता है कि यदि ए तथा बी किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबद्ध
दो घटनाएं हों तब करें कि मिश्र प्रायिकता प्रमेय कहता है कि अगर ए और बी किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबद्ध दो घटनाएं हों तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि घटना ए भी घटित हो जाए और घटना बी भी घटित हो जाए। तो जब हम घटना ए और बी दोनों के घटित होने के बारे में सोचते हैं तो हम ये कहते हैं कि पहले घटना ए घटित हो जाए, पहले घटना ए घटित हो जाए, अब हम घटना बी के घटित होने की प्रायिकता निकालेंगे इनटू, पहले तो घटना ए घटित हो गई, अब घटना बी घटित होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन कंडीशन क्या बन गई कि घटना ए घटित हो चुकी है। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, यानी कि मिश्र प्रायिकता प्रमेय कहता है कि अगर ए और बी किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबद्ध दो घटनाएं हों तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए। इसका मतलब क्या है कि दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं, मतलब पहली घटना ए भी घटित हो जाए और घटना बी भी घटित हो जाए, तो वो हम कैसे निकालते हैं कि जब पहले घटना ए घटित होगी फिर घटना बी घटित होगी, लेकिन उस कंडीशन में जब घटना ए घटित हो चुकी होगी। तो ये है मिश्र प्रायिकता प्रमेय, इसी को हम प्रायिकता का गुणन प्रमेय भी कहते हैं। अब हम इसके प्रूफ को देखते हैं और उसके बाद फिर हम इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये क्रिएट होता है कि आखिर हम मिश्र प्रायिकता प्रमेय का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रायिकता के गुणन प्रमेय का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो इसके लिए पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आपको डेफिनेशन बताते हैं कि कहाँ पर हम मिश्र प्रायिकता प्रमेय का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है, एक बैग है, ये एक बैग है और इस बैग में 7 रेड बॉल रखी हुई है और इसी बैग में 3 येलो कलर की बॉल रखी है। इस बैग में 7 रेड कलर की बॉल रखी है और 3 येलो यानी कि पीले रंग की बॉल रखी है। अब होता क्या है कि इसमें से एक बॉल निकाल ली जाती है, एक रेड बॉल निकाल ली जाती है। तो एक रेड बॉल निकाल दी गई। अब उसके बाद इस बॉल को इसमें रखा नहीं जाता है, एक रेड बॉल इसमें से निकाल दी गई, लेकिन उस रेड बॉल को फिर इसमें रखा नहीं जाता है। तो अब इसमें कितने रेड बॉल बचेंगे? 6 रेड बॉल बचेंगे। अब ये 7 रेड बॉल हट गया, अब इसमें 6 रेड बॉल हो गया। अब क्या होता है कि इसमें से एक येलो कलर की बॉल निकाली जाती है, एक येलो कलर की बॉल निकाली जाती है। अब इसमें कितने बचेंगे? 2 येलो कलर की बॉल बचेंगे। तो हमें उस घटना की प्रायिकता निकालनी है जबकि इसमें से एक रेड कलर की बॉल और एक येलो कलर की बॉल निकाली जाती है, जबकि कंडीशन ये है कि जब रेड कलर की बॉल निकाली जाती है तब उसको पुनः इसमें रखा नहीं जाता है। दो बातें एक साथ लागू होती हैं। पहली बात तो ये कि बॉल को हम बारी बारी से निकालेंगे, पहले एक बॉल को निकालेंगे फिर दूसरी बॉल को निकालेंगे, दोनों को एक साथ नहीं निकालेंगे। पहले एक बॉल को निकालेंगे फिर दूसरी बॉल को निकालेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस बॉल को हम पहले निकालेंगे उस बॉल को फिर इसमें नहीं रखेंगे, उस बॉल को हम बाहर ही रहने देंगे।
तो यही कंडीशन होती है मिश्र प्रायिकता प्रमेय को यूज़ करने की। तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि मिश्र प्रायिकता प्रमेय या प्रायिकता के गुणन प्रमेय का प्रयोग हम कब करते हैं। तो वही बात आपको बताई गई है कि जब एक प्रतिदर्श समष्टि से 2 या 3 या हो सकता है 4, 5, अभी तो हमने 2 घटनाओं के बारे में पढ़ा, 2 घटनाएं बिना प्रतिस्थापन के बारी बारी से घटित हों, प्रतिस्थापन भी नहीं होगा और बारी बारी से घटित होगा, तब वहाँ पर हम मिश्र प्रायिकता का प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अभी एक एग्जाम्पल और हम आपको बताएं, जैसे ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी से एक बादशाह निकाल दिया गया, उस बादशाह को बाहर रख दिया गया, फिर एक क्वीन निकाली गई। तो एक बादशाह और एक क्वीन निकालने की जो घटना होगी उसकी प्रायिकता निकालने के लिए हम मिश्र प्रायिकता का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पहले एक बादशाह निकाला गया, उसको बाहर रख दिया गया, उसको प्रतिस्थापित नहीं किया गया, उसके बाद एक क्वीन निकाली गई। तो ऐसी कंडीशन में हम मिश्र प्रायिकता प्रमेय का प्रयोग करते हैं। आइए इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देखते हैं। मिश्र प्रायिकता प्रमेय पर आधारित एक क्वेश्चन हम देखते हैं और इस बात को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हम मिश्र प्रायिकता प्रमेय का प्रयोग क्यों करेंगे। क्या ये क्वेश्चन उन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 52 ताशों की गड्डी से बिना वापिस रखते हुए 2 पत्ते चुने जाते हैं, दोनों के इक्के होने की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या उन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर देता है। तो करें कि 52 ताशों की एक गड्डी है, उस गड्डी से 2 पत्ते चुने जाते हैं। अब करें कि बिना वापिस रखते हुए, इन्होंने कहा कि बिना वापिस रखते हुए, ये तो इन्होंने कह दिया, एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई कि बिना वापिस रखते हुए, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि पत्ते को बारी बारी से निकाला जाता है, ये बात इन्होंने नहीं कही है। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात ये है कि जब पत्ते को बिना वापिस उसमें रखे, यानी कि पत्ते को जब उसमें वापिस नहीं रखेंगे, इसका मतलब यही होता है कि दोनों पत्ते एक साथ नहीं निकाले जाते हैं। पहले एक पत्ते को निकाला जाता है, उस पत्ते को गड्डी में नहीं रखा जाता है और उसके बाद फिर दूसरा पत्ता निकाला जाता है। क्योंकि अगर दोनों पत्ते एक साथ निकाल देंगे तो वापस रखने ना रखने की कोई बात ही नहीं होती है, दोनों पत्ते निकालने की घटना तो हो गई। इसलिए जब कहा जा रहा है कि पत्ते को बिना वापस रखते हुए, इसका मतलब हुआ कि पत्ते को बारी बारी से निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन दोनों घटनाओं को सेटिस्फाइड कर देता है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि इस क्वेश्चन में हम मिश्र प्रायिकता प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं कि हम क्या करेंगे, इसमें पहला इक्का निकालने की घटना को ए मान लेंगे, लिखेंगे माना पहला इक्का निकालने की घटना ए है। हमने पहला इक्का निकालने की घटना को ए मान लिया तथा दूसरा इक्का निकालने की घटना बी है। हम चाहे तो ऐसे लिखें कि माना पहला इक्का निकालने की घटना ए है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि दूसरा इक्का बी। हो गया, उसका मतलब यही हुआ। अब हम दोनों इक्के को निकालेंगे, एक बार पहले इक्के को निकालेंगे, फिर दूसरे इक्के को निकालेंगे। तो पहले हम पहले इक्के को निकालने की घटना को देखते हैं। हम ये जानते हैं कि 52 ताश की पत्तों की गड्डी में 4 इक्के होते हैं। अब जब 4 इक्कों में से एक इक्के को निकालेंगे हम, मतलब 4 इक्के में से जब एक इक्के को निकालेंगे
तो कुल घटना 4 मतलब कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या 4 हो जाएगी। सीधी सी बात है, चाहे जितने पत्ते होंगे, जब उसमें से आपको एक पत्ता निकालना है तो पत्तों की संख्या ही उसके प्रदर्श बिंदुओं की संख्या हो, उसके आउटकम्स हो जाते हैं। अगर जितने पत्ते उसमें होते हैं उसमें से अगर एक पत्ता निकालना होता है तो आउटकम्स उन्हीं पत्तों की संख्या हो जाती है। तो कुल 4 इक्के हैं, 4 इक्कों में से हमें एक इक्का निकालना है, तो आउटकम्स जो होगा यानी NA जो होगा वो 4 हो जाएगा। और कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या, चूँकि 52 पत्ते हैं, 52 में से एक पत्ता निकालना है, तो पत्तों की संख्या ही कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या हो जाएगी। और इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/13 हमको मिल जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 13 ज़ा 52। ये हो गया पहला इक्का निकालने की घटना। अब सोचिए 52 पत्तों में से जब एक पत्ता निकल गया तो कुल 51 पत्ते बचेंगे। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड अगर निकल गया तो 51 पत्ते बचेंगे, यानी अब जो घटना घटेगी वो 51 कार्ड्स में घटेगी। और 4 इक्के थे, 4 इक्के में से एक इक्के को निकाल करके बाहर रख दिया जाता है, उसको उस गड्डी में नहीं डाला जाता है। तो अब 3 इक्के बचे, तो अब 3 इक्कों में से एक इक्का निकलेगा, यानी अब जो घटना घटेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दूसरा इक्का निकलेगा। कब? जबकि पहला इक्का निकल चुका है। तो जब पहला इक्का निकल चुका होगा तो कुल 3 इक्के बचेंगे और कुल पत्तों की संख्या 51 हो जाएगी। और जब इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/17 आ जाएगा। तो ये तो रहा हमने बारी बारी से पत्ते को निकालना, लेकिन हमें दोनों पत्तों को निकालना है। दोनों पत्तों को निकालने का मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि पहला पत्ता भी निकल जाए और दूसरा पत्ता भी निकल जाए, पहला इक्का भी निकले और दूसरा इक्का भी निकले, तो पहला इक्का निकालने की घटना पी ए इंटू दूसरा इक्का निकालने की घटना पी बी, जबकि ए यानी पहला इक्का निकल चुका है। वैल्यू उसको पुटअप कर देते हैं 1/13 इंटू 1/17 और ये आ जाएगा 1/221। तो ये इसका आंसर होगा। और इसमें हम देखते हैं कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को अगर हमें कंपटीशन लेवल पे सॉल्व करना हो, टीएसटी पीएचडी के एग्ज़ाम में सॉल्व करना हो, जबकि टाइम की बहुत प्रॉब्लम होती है, तब उस क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं वो शॉर्ट ट्रिक जिससे हम इसी क्वेश्चन को आधे मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को देखिए ट्रिक से हम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए टीजीटी पीएचडी में टाइम की बहुत प्रॉब्लम होती है, तब हमें किसी भी क्वेश्चन को 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में सॉल्व कर लेना होता है। तब उस कंडीशन में इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि 52 ताश की गड्डी से 2 पत्ते यादृच्छिक निकाले जाते हैं और पत्ते को उसमें वापस नहीं रखना है, दोनों इक्के होने चाहिए। तो सोचिए कि 4 इक्के होते हैं, कुल तो 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं। अब चूंकि जब हमें इक्का ही निकालना है तो हम 52 पत्तों में से नहीं निकालेंगे, हम केवल 4 पत्तों में से निकालेंगे, क्योंकि 4 ही इक्के हैं। तो वो हो जाएगा 4, 4/52। पहला इक्का निकालने की जो कंडीशन होगी वो 4/52 होगी। अब सोचिए कि एक पत्ता तो निकल गया, एक पत्ता इक्का निकला, लेकिन वो 52 पत्तों में से भी तो एक पत्ता निकल गया। अब बचा कितना? 51 बचा। तो इंटू 50, अब हम जो भी करेंगे 51 पत्तों में से करेंगे, लेकिन चूंकि हमें इक्का ही निकालना है इसलिए अब उसमें 3 ही इक्के बचेंगे, तो एक इक्का वो 3 पत्तों से निकलेगा। तो 3/51 सॉल्व कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 1/221। तो ट्रिक से टीजीटी पीएचडी के एग्ज़ाम में हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
प्रायिकता के मिश्र प्रमेय पर आधारित एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में कम आता है तो आप प्रायिकता का पार्ट 12 ज़रूर देखिए, तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक थैले में 3 लाल व 7 काली गेंदें हैं। कह रहे हैं कि एक थैला है, ये एक थैला है, इस थैले में 3 लाल, 3 रेड कलर की बॉल है और 7 काली गेंदें हैं, 7 ब्लैक कलर की गेंद है। ये लाल को शो करता है और ये काली को। अब कह रहे हैं कि इसमें से 2 गेंद बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छिक निकाली जाती है। ध्यान दीजिएगा कि बिना प्रतिस्थापन के, यानी कि गेंद को उस बैग में जब एक गेंद को निकाला जाएगा तब उसको उसमें रखा नहीं जाएगा। या आप यूँ समझ लीजिए कि बिना प्रतिस्थापन के कहने का मतलब हो गया कि गेंद को बारी बारी से निकाला जाएगा। पहले एक गेंद निकाली जाएगी, फिर दूसरी गेंद निकाली जाएगी। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि यदि पहली गेंद लाल निकलती है तो दूसरी गेंद के भी लाल निकलने की प्रायिकता होगी। यानी कि दोनों गेंदें लाल आपको निकालनी है, पहली गेंद भी लाल निकलेगी और दूसरी गेंद भी लाल निकलेगी। तो पहली गेंद निकलने की घटना को हम R1 मान लेते हैं और दूसरी गेंद लाल निकलने की घटना को हम R2 मान लेते हैं। अब पहले तो हमें क्या निकालना है, PR1, पहली गेंद लाल निकले। अब देखिए, जब हम पहली गेंद को निकालेंगे तो कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 3 + 7 10, कुल 10 गेंदें हैं। लेकिन अब वो जो लाल गेंद निकलेगी स्पेशल रूप से, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वो 3 लाल गेंदों में से निकलेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। या पार्ट 12 को पढ़ेंगे तो वो बात आपकी ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो PR1 हो गया। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ R2, जबकि R1 घटना घटित हो चुकी है। R1 घटना घटित हो चुकने का मतलब ये हुआ कि इसमें से एक लाल गेंद निकल चुकी है। अब सोचिए कि अगर यही बैग है, इस बैग में से एक लाल गेंद निकल चुकी है, तो अब कितनी लाल गेंद बचेगी, 2 लाल गेंदें बचेंगी और ब्लैक कलर की 7 गेंदें बचेंगी। तो अब बताइए कि अब जो कुल गेंदों की संख्या है वो 2 + 7 यानी कि 9 हो जाएगी। और जो लाल कलर की गेंद निकलेगी वो 2 गेंदों में से निकलेगी, अब वो 3 गेंदों में से नहीं निकलेगी। यही है मिश्र प्रायिकता प्रमेय का, यही मतलब है। जब गेंद को पुनः उसमें नहीं रखा जाएगा तो यही थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। अगर गेंद को पुनः उसमें डाल दिया जाता तो हम इसी घटना से लेते, लेकिन अब हमें इस प्रदर्श समष्टि को देखना है, इस प्रदर्श समष्टि को हमें छोड़ देना है। तो ये हो जाएगा, दूसरी गेंद लाल निकलेगी, इस लाल में से 2 गेंदें हैं तो 2/9 हो जाएगी। तो लेकिन ये तो अलग अलग की घटनाएं हैं। ये है जब पहली गेंद लाल निकली और ये है जब दूसरी गेंद लाल निकली, जबकि पहली गेंद लाल निकल चुकी है। दोनों घटनाओं को एक साथ हमें कंबाइन करके दिखाना है, यानी हमको दिखाना प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2, यानी कि पहली गेंद भी लाल निकले और दूसरी गेंद भी लाल निकले। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2, जबकि R1 घटना घटित हो चुकी है मिश्र प्रायिकता प्रमेय के अनुसार। तो वैल्यूज को पुटअप कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 3/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2, जबकि R1 घटना घटित हो चुकी है, वो है 2/9। तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10।
तो ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 अपान 5 3 ज़ा 15, यानी कि इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा 1 अपान 15। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर जब आप ट्रेंड हो जाएंगे तब टीजीटी पीजीटी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप इसको कैसे कर सकते हैं, सीधे सीधे एकदम कि 10 गेंदों में से एक लाल गेंद निकालनी है तो 3 अपान 3 + 7 10, यानी कि 3 अपान 10 इंटू जब एक गेंद लाल निकल चुकी है उसको इसमें रखा नहीं जाएगा तो 2 गेंद बचेगी, तो दूसरी भी लाल गेंद निकालनी है तो 2 अपान 2 + 7 9, 2 अपान 9, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको 1 अपान 15 यही सेम आंसर मिल जाएगा। और इतना बड़ा तो हम लोग करते हैं केवल इंटर लेवल पर सॉल्व करने के लिए, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको करते हैं तो इसी तरीके से एक गेंद को निकालना है, लाल गेंद निकलेगी तो 3 अपान 10 इंटू लाल गेंद जो निकली वो बाहर हो गई, लाल गेंदों की संख्या 2 बची, अगली गेंद लाल निकलेगी 2 अपान 9, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो ये रही इसकी ट्रिक। मिश्र प्रायिकता प्रमेय पर बेस्ड एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। कह रहा है कि ताश की गड्डी से 2 पत्ते एक एक करके निकाले जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि दोनों पत्ते एक एक करके निकाले जाते हैं, मतलब पहले एक पत्ता निकाला जाता है फिर दूसरा पत्ता निकाला जाता है। यहाँ पर इन्होंने ये बात दे रखी है। तो कह रहे हैं कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि प्रथम पत्ता इक्का तथा दूसरा रंगीन पत्ता हो। दूसरा पत्ता निकालने से पूर्व पहले पत्ते को गड्डी में वापस नहीं रखा जाता है। तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। एक तो एक एक करके पत्ता निकाला जाता है, दूसरा ये है कि जब एक पत्ते को निकाला जाता है उसके बाद दूसरे पत्ते को निकालने से पूर्व पहले पत्ते को गड्डी में नहीं रखा जाता है। तो इसके लिए हम इस बात को समझ गए कि यहाँ पर दोनों शर्तों को दे रखा है। अब हम यहाँ पर मिश्र प्रायिकता प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 2 पत्ते निकालने हैं, एक तो इक्का, तो इक्का निकालने की घटना को हम ए मान लेते हैं, और दूसरा है कि हमें रंगीन पत्ता निकालना है, तो रंगीन पत्ता निकालने की घटना को हम बी कंसीडर कर लेते हैं। अब हम पहले एक पत्ता निकालेंगे, यानी पहले इक्का निकालेंगे और उसके बाद फिर रंगीन पत्ता निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने खुद कहा है कि पहले हमें क्या निकालना है, प्रथम पत्ता इक्का। तो पहले इक्का निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी इक्का निकालने की घटना क्या होगी। अब सोचिए कि कुल मिलाकर के 52 पत्ते हैं। हमने आपसे कहा कि जब एक पत्ता निकालेंगे तो कुल पत्तों की जो संख्या होगी वही प्रदर्श बिंदुओं की संख्या हो जाती है। तो यानी कि कुल 52 पत्ते हैं तो प्रदर्श बिंदुओं की संख्या 52 हो जाएगी। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी अनुकूल घटनाओं की संख्या क्या होगी, उसमें 4 इक्के हैं, तो इक्का तो इक्के में से ही निकलेगा, यानी कि 4 हो जाएगा। 4 अपान 52 हो गया। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि हम लोगों ने जो पहले स्टार्टिंग में प्रतिफलों की संख्या, प्रदर्श बिंदुओं की संख्या पार्ट 2 पार्ट 3 में पढ़ा है, आप उस वीडियो को खोल के देखिए तो पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा PA = 4 अपान 52, यानी इक्का निकालने की प्रायिकता 4 अपान 52 हो जाएगी। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान 13। अब कह रहे हैं कि दूसरा रंगीन पत्ता हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रंगीन पत्ता निकालना है जबकि इक्का निकल चुका है। उस ताश की गड्डी से एक पत्ता निकल चुका है, तो जब एक पत्ता निकल चुका है तो उसमें जो कुल पत्ते बचेंगे वो 51 पत्ते बचेंगे, 51 कार्ड्स बचेंगे। चूँकि एक ही पत्ता निकालना है तो प्रदर्श बिंदुओं की संख्या कुल कार्डों की संख्या हो जाएगी। तो इस समय एक कार्ड पहले ही निकल चुका है, 51 कार्ड बचेंगे, 51 कार्ड्स बचेंगे। तो अब जो घटना घटेगी वो 51 कार्ड्स में घटेगी।
तो ये हो गया। अब हमें एक रंगीन पत्ता निकालना है। तो हो सकता है रंगीन पत्तों के बारे में आपको जानकारी ना हो, तो हम आपको बता दें, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, ये 4 पत्ते रंगीन पत्ते होते हैं और 52 पत्तों में 4 सूट होते हैं। एक सूट में 4 रंगीन पत्ते होते हैं, तो 4 सूट में 4 चौक के 16 रंगीन पत्ते हो जाएंगे। उन रंगीन पत्तों में इक्का भी शामिल है। और अभी हमने देखा कि एक इक्के को हम निकाल चुके हैं, उसको हमने बाहर रख दिया है। तो 16 रंगीन पत्तों में से एक इक्का निकल गया, तो 15 रंगीन पत्ते बचेंगे, यानी ये हो जाएगा 15/51। इसको हम 3 से कैंसिल कर देंगे, तो 3 5 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा ये, तो ये आ जाएगा 5/17, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A = 5/17। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है कि एक इक्का और एक रंगीन पत्ता, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A और माने इंटरसेक्शन B। तो ये क्या होगा, पहले A निकल जाए, फिर B निकले, जबकि A निकल चुका हो। दोनों की वैल्यूज़ को हम पुटअप कर देते हैं। PA यानी 1/13 इंटू B/A माने 5/17। तो ये हो जाएगा 5/221। देखिए 13 7 ज़ा 91, 9 कैरी हुआ, 13 1 ज़ा 13 प्लस 9 22। तो इस टाइप से 5/221 होगा और ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीसी 2003 में पूछा गया है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस समय चल रहे हैं। वीडियोस को आप बहुत इत्मीनान से देखिए, तो मेरे ख्याल से पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। तो ये रहा ताश के पत्तों पर आधारित एक एक पत्ते को निकालने पर बेस्ड क्वेश्चन, यानी मिश्र प्रायिकता प्रमेय पर बेस्ड क्वेश्चन। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अभी हम केवल एक पत्ते को निकालना सीख रहे हैं, मतलब एक बार में एक पत्ते को निकाल रहे हैं। अभी इसके आगे हम लोग एक साथ में 2 पत्ते को निकालेंगे, 3 पत्ते को निकालेंगे, 4 पत्ते को निकालेंगे, वो भी एक एक करके नहीं, एक साथ निकालेंगे। तो वो प्रायिकता और क्रमचय और संचय दोनों पर बेस्ड प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग केवल प्रायिकता पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्रमचय और संचय और प्रायिकता दोनों को मिला करके क्वेश्चन को पूरा टॉपिक ख़त्म करने के बाद हम उसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन छूट गया था, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक कॉलेज में 25% छात्र गणित में, 15% छात्र रसायन विज्ञान में तथा 10% छात्र गणित एवं रसायन विज्ञान दोनों में फेल होते हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि पहला है कि यदि वह रसायन विज्ञान में फेल छात्र है तो उसके गणित में फेल होने की प्रायिकता बताइए। बी में कहते हैं कि यदि वह गणित में फेल छात्र है तो उसके रसायन विज्ञान में फेल होने की प्रायिकता बताइए। सी है उसके गणित अथवा रसायन विज्ञान में फेल होने की प्रायिकता बताइए। इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए। इसमें दिया है कि 10% छात्र गणित एवं रसायन विज्ञान दोनों में फेल होते हैं। तो जब 2 सब्जेक्ट का डिटेल आपको दिया जाए और कुछ परसेंटेज दोनों का हो जाए, यानी इंटरसेक्शन हो जाए, तो वहाँ पर हम सेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पर 2 सेट पहले बना लेते हैं। ये हमारा पहला सेट है जिसको कि हम गणित यानी मैथ, यम, गणित को हम यम से डिनोट कर देते हैं, गणित के सेट को यम से, और रसायन विज्ञान को हम सी से, केमिस्ट्री को सी से डिनोट कर देते हैं। दूसरा सेट ये हो गया जिसको कि हमने सी कह दिया, और ये है सैंपल स्पेस
जिसको कि S से डिनोट किया जाता है, वो हम लोग जानते हैं पहले से। अब दोनों में कितने, ये फेल के लिए है, पूरा सैंपल स्पेस जो बना है ये फेल के लिए बनाया गया है। कितने लोग, 10% छात्र गणित एवं रसायन विज्ञान दोनों में फेल होते हैं, तो ये हो गया 10% दोनों के लिए। अब कह रहे हैं कि कॉलेज में 25% छात्र गणित में, गणित है इसमें 25% छात्र फेल होते हैं, लेकिन इसी 25% में 10% तो ये भी है, तो बाकी कितना बचेगा, 15%। और कह रहे हैं कि रसायन विज्ञान में 15% छात्र रसायन विज्ञान में, तो रसायन विज्ञान का ये है, केमिस्ट्री का ये पूरा 15% है, लेकिन 10% तो ये है, तो ये कितना बचेगा, 5% बचेगा। अब इसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वह रसायन विज्ञान में फेल है तो उसके गणित में फेल होने की प्रायिकता बताइए। यानी कि ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, रसायन विज्ञान में तो पहले से ही फेल हो चुका है, केमिस्ट्री में वो पहले से ही फेल हो चुका है, तो उसके गणित में फेल होने की प्रायिकता बताइए। गणित में फेल होने की प्रायिकता बतानी है, जबकि वो ऑलरेडी केमिस्ट्री में फेल हो चुका है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन C अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ C। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन C क्या है, 10 है, 10 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका है 10 अपॉन 100 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ C केमिस्ट्री का ये है 10, 5, 15, तो 15 अपॉन 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 10 अपॉन 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 3। तो ए पार्ट का आंसर 2 अपॉन 3 हो जाएगा। आपको बता दें कि जो पूरा सैंपल स्पेस है उसके प्रदर्श बिंदुओं की संख्या 100 होगी, क्योंकि ये परसेंटेज का केस है। तो परसेंटेज में केवल परसेंटेज है, तो पूरा टोटल परसेंटेज 100% का होता है। अब हम इसके बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट कहता है कि यदि वह गणित में फेल छात्र है तो उसके रसायन विज्ञान में फेल होने की प्रायिकता बताइए। देखिए इसका बी पार्ट कहता है कि वो गणित में तो पहले ही फेल हो चुका है, अब उसके रसायन विज्ञान में फेल होने की प्रायिकता बतानी है। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन M अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ M। तो उसी तरीके से 10 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन M, 10 अपॉन 100 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ M, यानी कि 15 प्लस 10 25, M का 25 अपॉन 100 से 100 कटेगा, 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा 10 अपॉन 25, और जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 2 अपॉन 5। ये बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम इसके सी पार्ट को देखते हैं। तो सी पार्ट कह रहा है कि उसके गणित अथवा रसायन विज्ञान में फेल होने की प्रायिकता बताइए। गणित अथवा रसायन विज्ञान, चाहे गणित में चाहे रसायन विज्ञान, यानी टोटल 15, 10, 25, 25, 5, 30। तो अब इसके सी पार्ट को हम देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बतानी है गणित अथवा माने यूनियन रसायन विज्ञान, इसका मतलब यही होता है, अथवा का मतलब यूनियन। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ M यूनियन C क्या होगा, ये प्लस ये प्लस ये 15 प्लस 10 5 बटे 100, ये हो जाएगा 15 5 20 10 30, 30 अपॉन 100, और ये हो जाएगा 3 अपॉन 10। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने मिश्र प्रायिकता प्रमेय के इस पार्ट को ख़त्म किया। इस पार्ट को आप इत्मीनान से देखिए और क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व कीजिए। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तो ये है आपका होमवर्क।
प्रायिकता का ये पार्ट अगर आपकी समझ में आता है तो आप वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो जिससे कि इस पार्ट का जिससे कि प्रायिकता के इस चैप्टर का बेनिफिट उनको भी अच्छे तरीके से मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।